के राय साहब आपके पास आऊं और जिम्मेदारी हम लोग की बात करें, मैं दो चीजें जरा कर दूं, क्योंकि जब मेरा भी इंटरेस्ट हो गया था कि पलाऊ नाम की बला है क्या, तो पलाऊ को जरा देख लीजिए कि दुनिया के किस नक्शे पे कहां पे ये लाल सा, ये मैंने इसलिए कर दिया, इसको बढ़ा के देख लिया, ये पलाऊ है, मतलब ये झांकने से भी नहीं दिखेगा। और इसकी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि शायद उस पे हम लोगों को एक टीम भेजनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया है। मतलब एक भारत से एक बड़ा दल जाना चाहिए, उसमें 4-5 आईएएस, 2-4 वो। यहाँ की कुल पॉपुलेशन 2021 के हिसाब से 16,000 है और मोदी जी को यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब ये ना नेहरू को मिल पाया, ना इंदिरा गांधी को मिल पाया। उन्होंने मोदी जी को बहुत सोच समझ के ये सर्वोच्च सम्मान 16,000 के वो दिया है। और हमें लगता है कि हमारी तरफ से एक जरूर इस तरह का कुछ एक टीम जानी चाहिए कि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया। ये पलाऊ नाम की चीज ये है, यहाँ पे भी मोदी जी एक सर्वोच्च सम्मान ले आए हैं। मैं दूसरी बात जो जलील राठौर साहब कह रहे थे, मैं उसको भी बता दूं। जो कैप्टन शिव कुमार जिस इंडोनेशिया के जिस सम्मेलन में 10 या 12 जून को उन्होंने शिरकत की थी, उस सम्मेलन में ये दो चीजें दिखाई गई थी, मैं आपके साथ शेयर कर लूं। इंडियाज एयरक्राफ्ट एंड एयर डिफेंस लॉसेस, ये वहां के वो है मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में। और वो ये कह रहा है कि रफाल फाइटर्स जो गिरे हैं वो 3, मिग 29 एक, ये उस इंडोनेशिया के उस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई ट्रांसपेरेंसी है, जो हमारे कैप्टन शिव कुमार साहब ने भी देखी। MiG 1, SU-1 और DRDO का टैक्टिकल ड्रोन 1, और फ्लीट साइज कितनी है, और फिर वो ये भी बता रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना है। टोटल फ्लाइट लॉस्ट इतना है, ड्रोन्स लॉस्ट इतना है, ये सब नीचे है। और उन्होंने केवल इंडिया ही का नहीं दिखाया, उन्होंने पाकिस्तान का भी दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान की समरी ऑफ लॉसेस दिखाई है। फाइटर जेट्स 6, AWACS 2, ट्रांसपोर्ट 1 और रडार 2 डैमेज किए गए हैं, इस तरह की बात है। और कितने परसेंटेज उनका डैमेज हुआ है ये भी उन्होंने उसका इम्पैक्ट भी दिखाया है। मैं राय साहब ये बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप जितनी देर भी हम और आप बात कर लें, मुख्य मुद्दा यह है जवाबदेही। और अभी तक वो लोगों को घुमाने की, भरमाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। उस कोशिश में ये हो रहा है कि उसने ये कहा, उसने कहा तुम देशद्रोही, अगर तुमने पूछ लिया। ये बात राहुल गांधी की तरफ से पूछी गई थी, उन्होंने एक ही चीज पूछा था कि भाई कौन लोग शहीद हुए हैं। और जैसा सूद साहब ने कहा, मुझे भी लगता है उन शहीदों में इसमें जान माली का नहीं, जान का भी गई है। ऑफिशियल फिगर सरकार नहीं बता रही है। ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है, और मतलब ये स्थिति ठीक नहीं है। उन शहीदों को इस देश के, हमारे आप किसी भी संवेदनशील व्यक्ति जिसको अपने देश से प्यार है, उसको 2 शब्द उनके लिए कहना और उसको याद करने की जरूरत था। राय साहब, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? गलवान की जिम्मेदारी मालूम नहीं, ये कहीं की कोई जिम्मेदारी नहीं। पहलगाम में सिक्योरिटी फेलियर हुआ, गलत फोटो किसने लगाई, टेक्निकल ग्लिच कैसे हुआ, ये क्या हुआ, किसकी जिम्मेदारी किसकी है? और उमर अब्दुल्ला की तो नहीं है। उमर अब्दुल्ला को तो अमित शाह साहब ने सबके सामने ही हटा दिया था कि अब सिक्योरिटी की बात होगी, आप अच्छा चलिए आपसे बात हो गई है। इस बार राय साहब, इस बार कश्मीर में कश्मीर वालों ने कहा कि हमने इनका झूठ पकड़ लिया था, और इसीलिए जो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हुई थी, उसका पहली रेजिस्टेंस और पहला खुलासा कश्मीरियों ने अपनी तरफ से शुरू कर दिया था कि नहीं, चाहे कुछ हो जाएगा, ये हमारे भाई हैं और हम बिना किराया, बिना कुछ लिए उनको वहां तक पहुंचाए। उसका एक बड़ा कारण ये था क्योंकि अपना जाल तो बिछा दी गई थी, जाल पूरी तरह से बिछा दिया गया था कि उस पे रिएक्शन हो, लेकिन चूंकि कश्मीर में उसका इतने कस के खुलासा हुआ कि पूरे देश में वो चिंगारी फैल नहीं पाई, जैसा बहुत से लोग चाहते थे। हो सकता है पाकिस्तानी चाहता रहा हो कि हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ हो, जैसा सरकार कह रही है कि पाकिस्तान चाहता था कि हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू वोट एक तरफ हो जाए, मुसलमान वोट एक हो जाए। ये पाकिस्तान चाहता था कि यहाँ अब उससे कौन पार्टी जीतेगी, तो पाकिस्तान क्यों चाहता था वो पार्टी जीते, ये भी एक शोध का विषय है। अगर पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कराना चाहता था तो उसमें पाकिस्तान में कौन सी ताकतें हैं जो हिंदू और मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कराना चाहती थी, तो किसका हित वो कर नहीं थे। राय साहब, इस पूरे उसमें जिम्मेदारी कौन लेगा और कब लेगा? सर, आपने
खोजी पत्रकारिता का बड़ा अनूठा नमूना पेश किया कि बहस के दौरान ही उस छोटे से देश की विशेषताओं को, उसकी आबादी को सामने रख दिया। और उनकी आबादी सुनकर तो मुझे लगा कि जितनी उनकी आबादी है उतना तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन उतने लोग खो जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है उत्तर प्रदेश के थाने में, जितना उसको पूरे देश की आबादी। और अभी ये आप देख रहे हैं, इसके पहले एक देश में और गए थे वो, जिसकी आबादी 13.5 लाख है, जिस देश का नाम है साइप्रस, और जिसको साइप्रस। टैक्स हेवन कहा जाता है, जहां पर अडानी अडानी जी का बड़ा भाई जो है वहां का नागरिक है। वहां पे हिंदुस्तान में जो बैंकों को लूट के गए हैं, जो हजारों करोड़ रुपया पीएनबी से लेकर आरबीआई और सारे नेशनलाइज्ड बैंकों का देश की जनता का पैसा लूट के गए हैं, वो पनामा जैसे साइप्रस जैसे पनामा जैसे देशों में उनका पैसा जमा होता है, और वो टैक्स फ्री कंट्री भी मानी जाती है। वो और वो दुनिया के किसी भी संस्था को अपने बैंक, अब किसी के खाते का हिसाब नहीं देते हैं। वहां पर 2 दिन बिताया मोदी जी ने, और वहां का भी सब सर्वोच्च राष्ट्रीय अलंकरण उनको दिया गया। तो वो तो मोदी जी की यह है कि जो जो नेवर फर्स्ट का नारा दिया, और आज लंका हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, किसी से इनका कोई संबंध नहीं, और किसी देश में वो संसदीय प्रतिनिधिमंडल नहीं गया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान के पोजीशन को बताने के लिए जिनको जिम्मेदारी मिली थी, किसी देश में नहीं गया। मैं आप पूछ रहे हैं कि पहलगाम के लिए जिम्मेदार कौन है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, पहलगाम के असुरक्षा के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो 22 अप्रैल के एक हफ्ता के अंदर उसी पहलगाम इलाके में हमारे जो भाजपा के सांसद जी हैं निशिकांत दुबे, उनके मैरिज सेरेमनी को सेलिब्रेट कराने के लिए, उनके 50 अमीर मित्रों की सेवा सत्कार करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, इस देश के एक बहुत बड़े व्यापारी घराने ने स्पॉन्सर किया था वो मैरिज सेरेमनी, जो पहलगाम में हुआ था, और जिसमें कम से कम 50 से 100 इनके भी वीआईपी थे। और इसी सरकार ने, केंद्र के इसी सरकार ने 3 लेयर त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा उनके लिए बनाया था। तो जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार आप कहेंगे, जिनको निशिकांत दुबे और उनके अमीर मेहमानों का, उनके नाच गानों का, उनके हंसी उल्लास का ख्याल रखना था, वही लोग जिम्मेदार हैं जो कि पहलगाम के उस मैदान में जो है 26 लोगों की हत्या के लिए सारा उनको भगवान भरोसे। आज तक कश्मीर के किसी भी आतंकी घटना में ये नहीं देखा गया कि आतंकी इतने फुर्सत से थे कि नाम भी पूछ रहे हैं, धर्म भी पूछ रहे हैं, पहचान भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं। उस मैदान से, उस फील्ड से पाकिस्तान की दूरी 150 किलोमीटर है, और पिछले 2014 से कश्मीर में छप्पे छप्पे पर इनके सैटेलाइट्स, इनके कैमरे, इनके क्या क्या लगे हुए हैं, और ये आज तक नहीं जान पाए कि वो 4 लोग जो आकर मार कर चले गए इत्मीनान से, वो कौन लोग थे। जो भारत का सबसे बड़ा लॉस हुआ है पहलगाम के बाद, जो आंतरिक नीति में और विदेश नीति में, आंतरिक नीति में ये देखा गया कि पहली बार पूरे कश्मीर की वैली की जनता आतंकवाद के खिलाफ परचम लेके खड़ी हो गई थी। पहली बार 8000 मस्जिदों से आतंकवाद के निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया, और ऐलान हुआ अगले दिन, जो कश्मीर बंद था उसका ऐलान वहां के मस्जिदों से हो रहा था। पहली बार कश्मीर के वैली के छोटे छोटे कस्बों, बाजारों, गांवों, पगडंडियों और बड़े शहरों के पे जुलूस निकल रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, और अपने जो मारे गए निर्दोष है उनके 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 सम्मान में। ये एक अवसर था सरकार को कि वो चाहती, क्योंकि हमने यह भी देखा इसी कश्मीर में बुरहान मानी जब मिलिटेंट थे, मारा गया, वो कितने लाख कश्मीरी सड़कों पे आ गए थे। जब यासीन मलिक की गिरफ्तारी होती थी, कितने लाख लोग सड़कों पे आ जाते, वही कश्मीरी
35 साल में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ सर उठाकर खड़ा था। और यह मौका था कि भारत सरकार वहां का स्टेटहुड बहाल करती। यह मौका था क्योंकि ये सारी दुनिया में, सारे देश में बताते हैं कि 370 के लाभ क्या हुए, लेकिन कश्मीर में 370 लाख जब थोपा गया तो कश्मीर में इनडेफिनिट कर्फ्यू था और मिलिट्री का चप्पे चप्पे पर पहरा डाल के उन्होंने 370 लागू किया। और 370 लागू करने का ही परिणाम या दुष्परिणाम कहिए कि पूरा चीन ने जिस तरह हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान का साथ दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से उस युद्ध का संचालन किया है, और जो भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई वो सारा जग जाहिर है। तो हमने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया? कश्मीरी उधर देश के लिए लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, कश्मीरी उधर जो बचे हुए तीर्थयात्री थे जिसमें ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, उनको बिना पैसा लिए होटलों से एयरपोर्ट तक छोड़ा, खाना खिलाया, घर में रखा। और हमने क्या किया, हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली के बाजारों में कश्मीर के लड़के जो साल बेच रहे थे उनको घसीट घसीट के मारा, उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उनसे गंदे संदे नारे लगवाए और उसको मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया की तरह उसको प्रचारित किया गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों ने कश्मीरी लड़कों और कश्मीरी छात्रों के साथ, आपको पता है उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, वहां पर सरकारी ऐलान हुआ कि कल 10 बजे तक उत्तराखंड की धरती पर एक भी कश्मीरी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो इसका नतीजा वो खुद समझेंगे। सारे कश्मीरी लड़के जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर उसी जाड़ा मेरे ख्याल से उस समय रहा होगा, और 2 बजे रात तक वो पहुंच गए जोली ग्रांट। सारी रात एयरपोर्ट में वो बिना किसी चादर, बिना किसी लिहाफ, बिना किसी रजाई के बैठे रहे। तो आप कश्मीरियों के साथ इस तरह का रिस्पांस कर रहे हैं। और कश्मीर, अब यही इससे अनुमान लगाया जा सकता है मणिपुर के बारे में आपका क्या एटीट्यूड होगा। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आप जो है और भी जिस तरह से, क्योंकि मिलिटराइज्ड स्टेट आपने कश्मीर को बना दिया है। कश्मीर में 370 आप जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो आपको स्टेटहुड वापस करना चाहिए। तब आप उमर अब्दुल्ला से पूछ सकते थे कि आपने क्या किया। उमर अब्दुल्ला तो उन परिवारों से माफी मांग रहा है कि मैंने भी आप लोगों को बुलाया था कि कश्मीर आइए, कश्मीर घूमिए। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था की, सेब के अलावा, फल के अलावा, मेवा के अलावा एक पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग था जिसमें गरीब अमीर सबकी रोजी रोटी चल रही थी। आपने अपने भूल चूक के कारण कश्मीर के रोजी रोटी का उतना बड़ा जरिया छीन लिया और उसमें उसको अंधराष्ट्रवाद की गोली उसमें कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एआई के जमाने में आपके कितने जहाज मारे गए, आपने कितने जहाज मारे, ये सारी चीजें सारे के सारे सैटेलाइट इमेज उपलब्ध रहता। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब हमारे सीडीएफ साहब संघाई डायलॉग में गए तो उनको पता था कि दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं उनको एक एक जहाज की फोटो उनके पास है, एक एक की सबूत है, इसीलिए उनको कहना पड़ा कि हमने जहाज खोया। आप जनता के सामने पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश में युद्ध के दौरान, अगर मैं उसके युद्ध कहूं, इस देश के 2 प्रतिष्ठित आर्मी चीफ ने, एक जो कि ऑपरेशन कारगिल का हीरो था जनरल बीपी मलिक, और एक जनरल नरवणे जिसने ये जो 4 साल वाले सैनिकों के अपॉइंटमेंट का विरोध किया था। इन दोनों ने उस पीरियड में, बाद में लोग किताब लिखते हैं कि 71 की लड़ाई हुई, 74 में किताब लिखी गई, कहा कि ये सीज फायर का फैसला शॉकिंग है, ये डिमोरलाइज है आर्मी के लिए, और ये पॉलिटिकल स्तर पर लिया गया एक बेवकूफी है। तो इसका परिणाम देखने में आया, कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आप कहां से कहां पहुंच गए।
एक इंदिरा गांधी जी थी, जो मुक्ति वाहिनी का जो संघर्ष था, बांग्लादेश की जनता का संघर्ष था, उसको मदद करके बांग्लादेश के स्वाधीनता में उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया था। और सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पर एक दिन में 120 देशों ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। यूनाइटेड नेशंस के बाद का सबसे बड़ा संगठन नेहरू जी खड़ा किए थे गमाल अब्दुल नासिर और टीटो के साथ, नॉन अलाइन मूवमेंट। 110 से ज्यादा देश थे। यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच था वो। सार्क कंट्री का मंच था, जिसको इंदिरा गांधी ने भी बहुत विकसित किया। आपने सार्क को खत्म कर दिया 2014 के बाद, सार्क से बाहर आ गए आप। और ये जो रीजनल कॉर्पोरेशन का, और इसका परिणाम क्या, एससीओ में 13 देश बैठे थे, एक भी देश आपके प्रस्ताव को छूने को तैयार नहीं था। राजनाथ सिंह वहां कहते रह गए कि एक लाइन जोड़िए कि हम इस आतंकी हमले का और पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकी हमले का निंदा करते हैं। कोई देश तैयार नहीं हुआ। ये भारत के वैदेशिक नीति में के इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि भारत जैसा राष्ट्र जो है, और एससीओ में उसके रक्षा मंत्री में एक बात नहीं मानी गई।